ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरहान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी। अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीआर नहीं बनाया, तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा। एनसीओसी का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? आज़ाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? तो नंबर 1 डिमांड इस वक्त दुनिया में कोविड वैक्सीन की। द सिंगल मोस्ट प्रेफर्ड वैक्सीन फॉर पाकिस्तानी, सारी वैक्सीन का नाम उसमें था, वो साइनोफार्म एट 50+%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से सलीम बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब और जावेद इकबाल के हमरा आपको खुश आमदीद कहता है। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उसमें दौरा है प्राइम मिनिस्टर का बलूचिस्तान का, फिर ये एक रिपोर्ट आई है कि महंगाई कम हुई है, कुछ चीज़ों में महंगाई बढ़ गई है, उस पर बात करेंगे। फिर वही मसला हमारे सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ के ज़बानबंदी पर बात हो रही है कि पाबंदी लगा दो, ये भी ना बोलें, ये भी ना लिखें, ये भी ना कहें। और फिर आज की जो आखिरी स्टोरी हो सकती है, जो टॉपिक हो सकता है, वो आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ, न किए जाएँ। जो मुलतवी करना चाहते हैं वो क्या कहते हैं और जो इसके ख़िलाफ़ है वो क्या कहते हैं। बात यह है कि इमरान खान साहब आज बलूचिस्तान में थे। उन्होंने कहा कि ये तो खैर 5 साल उनके हैं 2023 तक, वो कह रहे हैं अगले 5 साल भी मैं हूँगा। वैसे आदमी में कॉन्फिडेंस हो बुखारी साहब तो ऐसा हो जो इमरान खान साहब का है। मैं मान गया हूँ, चाहे इल फाउंडेड हो, लेकिन कॉन्फिडेंस है। अब देखें ना उन्होंने क्या बातें की है। उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने कही है कि बलूचिस्तान पे जो पैसा खर्च किया जाना था वो सही तरीके से खर्च नहीं किया गया और ना ही तवज्जो दी गई। जो भी पैसा दिया गया वो सही मैंने में खर्च ना हुआ। अब बड़े मज़े की बात है, ये किसके बारे में कह रहे हैं? जो मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर है उसके वालिद साहब का चीफ़ मिनिस्टर थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा नहीं खर्चा। किन लोगों के बारे में इमरान साहब इन ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं? उनमें एक सनाउल्लाह ज़हरी साहब है, जाम यूसुफ, जैसे मैंने कहा जाम कमाल साहब के वाले साहब हैं, नवाब असलम रईसानी साहब हैं, गौश बख्श बारोज़ी साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, बहुत जो इनकलाबी और प्रोग्रेसिव लोग हैं, अब्दुल कुद्दूस बिजली साहब हैं। इन सब लोगों ने पैसा गलत जगह पे खर्चा है और इमरान साहब इस नतीजे पे पहुँच गए। अब देखें इनके खिलाफ नैब के केसेस बनवाते हैं या ये केसेस FIA में देते हैं कि बहरहाल, क्योंकि वो कहते हैं कि इक्वल सारों के साथ मैं शुरू करूँगा, गलती अगर हुई है, पैसा गया तो फिर कहाँ गया। अगली बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा गरीबों का बड़ा बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। और उन्होंने कहा मैंने 700 अरब का पैकेज दिया है, 700 अरब का, वो पता नहीं किधर चला गया। एक बात की उनको बड़ी खूबसूरती है, आज वो शौक़ है इमरान खान साहब को अच्छी जगहों को विज़िट करने का ना, अच्छी जगहों को मैं कह रहा हूँ, मतलब है कि खूबसूरती है, जहाँ ग्रीनरी होती है। आज हेलीकॉप्टर से पूरा का पूरा उन्होंने देखा, ओह भाई खूबसूरत है, सनोबर के दरख्त हैं। और ये सनोबर के वो दरख्त हैं अंजुम साहब जिनको आसिफ अली जरदारी ने जब वो माहलियात का वज़ीर था तो बचाने की हर मुमकिन कोशिश की कि लोग उस दरख्तों को काट के बतौर ईंधन इस्तेमाल न करें, बल्कि उसके मुतबादल के तौर पर, जिसमें बुखारी साहब को पता है, चूल्हे वगैरह दिए गए, गैस के चूल्हे दिए गए कि वो इस्तेमाल करो, इनको दरख्तों को ना काटो। और ये इतने अहम दरख्त हैं जावेद साहब, ये दुनिया का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास है वहाँ पर ज़ियारत में, उस पर बड़े मुतासर थे। और एक बात और हुई जो अफसोसनाक है, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा जो बॉर्डर लगता है, ये इलाका जो हमारा है ये कुछ थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ से लोग आते हैं अंदर, चमन वाली साइड की बात करें। चमन के साथ साथ और भी लगता है, चमन है, स्पिन बुलदाक है, कंधार से लेके चमन तक, कंधार से अगर आगे हम चलते हैं तो चमन तक का इलाका ऐसा ही है, दाखिल होते हैं, हिट करते हैं, वापस चले जाते हैं। और ये हमारी वो जो है एक ऐसी बैली है, ऐसा पेट हमारा जो नरम है और जहाँ पे हिंदुस्तान ने इफ़ेक्टिवली हाथ हमें दिखाया है, हमें नुकसान पहुँचाया है। उस पर जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है, वहाँ पे हमारे नौजवान फिर शहीद हुए हैं। लेकिन अलग बात है कि जो हमलावर थे उनको भी मार दिया गया। इमरान खान की बातों में जो मैं देख रहा हूँ एक कॉन्फिडेंस उसमें जो आया वो कमाल का कॉन्फिडेंस है। अब बहुत साहब आप देखें इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कोई PDM में तोड़ फोड़ की वजह है, सियासी जमातों का इनइफेक्टिव अपोजिशन का रवैया, क्या है क्या? देखिए मेरा ख्याल है इनकी जो भी बातें उन्होंने की हैं बलूचिस्तान के दौरे के बीच, उसका ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेना ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि जी जितना पैसा मैंने यहाँ ख़र्च किया उतना किसी ने नहीं किया है,
मैं आपको इसके हवाले से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपको याद होगा आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, जरदारी साहब ने इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट की थी, 42 अरब रुपया उस पर दिया था, अदर दैन द बजट एलोकेशंस। इसी तरह मुशर्रफ के दौर में भी बेपनाह पैसा गया है वहाँ। सबसे बड़ी ख़राबी वहाँ ये है कि वहाँ के जो सरदार हैं वो इस पैसे को जो वफाक फराहम करता है ग्रास रूट लेवल पर अवामुन नास तक जाने नहीं देते। ये पिछले 70 साल से अजाब चल रहा है और आज भी उसी तरह मौजूद है। लिहाजा इमरान खान का ये कहना कि उसको सही तरह से खर्च नहीं किया, बुनियादी तौर पर ये वही बात है कि वो सरमाया जो है उसका फ़ायदा एक आम आदमी को नहीं पहुँचता। दूसरी बात, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जिस पर भी तबसरा किया है इमरान खान साहब ने, और जो हमारी एफसी पर हमला हुआ है जिसके नतीजे में नुकसान हुआ है, शहीद हुए हैं लोग, ये फितना भी बहुत देर से चल रहा है और मौजूद है। और ख़ास तौर से बलूचिस्तान में इसलिए है कि जो जिक्र किया उन्होंने, स्पिन बोल्दक का एक इलाका है जहाँ पर फरारी कैंप्स हैं जिनको रॉ, मुसाद और DS नहीं BLA नहीं वो जो BLA एलिमेंट जो उनकी खुफिया एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, DNA समथिंग लाइक नॉट DNA, DSN के समथिंग इस तरह का नाम है उसका। वो मिल के चलाते हैं, फंडिंग भी करते हैं, असला भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और फिर रात के अंधेरे में, चूँकि बॉर्डर पोरस है वहाँ का भी, चमन से लेके कंधार तक, जैसा इन्होंने कहा, रात के अंधेरे में वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर अजाब को बायस बनते हैं। चूँकि वहाँ पर हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, CIA स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। तो ये एक फितना जो है बदरजा आतम वहाँ मौजूद है। और ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने बड़े इफ़ेक्टिव ऑपरेशन किए, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन ये बात अभी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा बुखार साहब, बात ये है कि ये सिर्फ ये बॉर्डर नहीं है। अगर आप ईरान और मंद वाला बॉर्डर भी ले लें ना, तो उस एरिया में भी यही इंसर्जेंसी होती रहती है। और जिस आप इंडिया की बात कर रहे थे उसका नाम NDS है, NDS अफगानिस्तान की, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, देखो ना, मंद के बॉर्डर से लेके आप जब चमन के बॉर्डर तक आते हैं तो ये पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान के साथ कनेक्टेड है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो BLA के एलिमेंट हैं, जो अपने आप को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं, गिने चुने लोग हैं, इनको सपोर्ट करता है इसी बॉर्डर बेल्ट में इंडियंस के जो स्लीपर सेल्स बने हुए। इंडिया ने जब पिछले दौर में उधर कॉन्सुलेट्स में बैठ के बाकायदा इस चीज़ को मॉनिटर करके इस्टेब्लिश किया था। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि बलूचिस्तान में अमन ना हो। क्यों? और स्पेशली अब पिछले जो 8-10 साल से CPEC के मामला तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुए हैं बलूचिस्तान, उसी का हिस्सा था। हाँ, तो और जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट, क्योंकि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है उसकी कनेक्टिविटी का है। उधर शाहराहें नहीं है, उधर रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो होता क्या है, डिस्टेंसेस बढ़े हैं, उसकी डेवलपमेंट पे मुशर्रफ दौर में बहुत ज़्यादा बातें। खैर मैं इमरान खान की इस बात से एग्री नहीं करता, इसलिए कि माजी में भी काम होता रहा है और जिस तरीके से माजी में काम होता रहा अब भी उसी तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि वही सरदार हैं, उन्हीं की डोमिनेंस है, उन्हीं का कंट्रोल है। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। असूली तौर पे उनको हालात, बात सिर्फ ये कि उनको हालात को मद्देनज़र रखते हुए ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए। जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक उधर अमन नहीं हो सकता, रोजगार नहीं मिल सकता। और ये जो BLA एलिमेंट्स है खत्म नहीं हो सकता। एक सवाल जो मैंने किया उसका जवाब नहीं, इमरान में जो इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जो इसमें यकीन आ गया, पिछले 3 साल में इतना यकीन से बात नहीं कर रहा, पिछले कुछ 6 महीने से, मतलब खासतौर पर 4 महीने तक ले आए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस के बगैर तो पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन जो सलीम बुखारी साहब ने बात की और जो जावेद इकबाल साहब ने बात की, ये तस्वीर का एक रुख है कि वो दहशतगर्द हैं, उनको इंडिया सपोर्ट करता है और इस दहशतगर्दी में अफगान एजेंसियाँ शामिल हैं। ये भी सच है, इनकी अलहदगी पसंदी काबिल मजम्मत है, लेकिन ये इसको तहरीक नहीं कह सकते ना, अगर ये ताकत से भी चलना चाहिए, लेकिन इसको सियासी तौर पर भी देखना चाहिए। उनका मुतालबा जो है वो बलूचिस्तान की पसमानदगी जो है उसका इमरान खान भी खत्म करना और बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बात तो कर मुतालबा नहीं है, मुतालबा उनका, उनके वसाइल बलूचिस्तान के और बलूचिस्तान की जो
18वीं तरमीम के बाद भी उनके मसाइल उनके पास हाँ, यही बात है मसलन? कि इमरान खान को चाहिए कि इस इशू को पॉलिटिकली हैंडल करे कि 18वीं तरमीम के अंदर बलूचिस्तान के वसाइल पर, सिंध के वसाइल पर, पंजाब के वसाइल पर पहली अख्तियार जो है वो दे दिया गया है। ये बच्चों को समझाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि गवादर के अंदर उनका मुतालबा यह है कि गवादर में अगर बाहर से लोग आ गए मुलाजमत करने और कारीगर और दूसरे लोग जो पोर्ट चलाते हैं तो बलोच वहां पर माइनॉरिटी अकलियत में बदल जाएंगे। मुझे कुछ कहने की तो इन्हीं पूरी बात कर लेंगे। तो एक तो यह है कि इनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुतालबात हैं, इसका नैरेटिव, इसका एक पैरेलल नैरेटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहिए और इनसे बात भी करनी चाहिए। अंजन साहब, 2 सवाल हैं छोटे से जो जानना चाहेंगे लोग। हाँ, सेनेट के लोग कहाँ से आते हैं? वहाँ के जो सेनेटर, अब लेट मी फिनिश माई वन वर्ड। सेनेटर कहाँ से आते हैं वहाँ के? कौमी असम्बली के? प्लीज़ आप चुप रहें जावेद साहब, आप बिला वजह अंजम को आप उलझा रहे हैं। अंजम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप उलझा रहे हैं, गलत काम ना करें। सेनेटर कहाँ से आते हैं वहाँ के नेशनल असेंबली के मेंबर कहाँ से आते हैं? वहाँ की प्रोविजनल असेंबली कौन मुंतखब करता है? ये देख लीजिए। और इसके बाद जो मर्जी बात वहाँ पर जो सरदारी निज़ाम है, उस सरदारी निज़ाम को कायम रखने में विफाक का भी हिस्सा है और हम सारे भी शामिल हैं। सरदारी कानून के तहत सरदारी निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन सरदारी निज़ाम आपकी ख्वाहिशों के अलावा भी वहाँ मौजूद है। सरदारी में ख़त्म करना है। अच्छा, हाँ, या उधर की असेंबली ने ख़त्म करना है या नेशनल असेंबली में ख़त्म करना है? बात ही नहीं करने आज तक मुझे बताएं किस बलोच लीडर ने या बलोचिस्तान की असेंबली में कोई ऐसी रेजोल्यूशन आई है? पॉइंट इज वेल टेकन। मैं ज़रा कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उन लोगों से मुज़ाकरात करने की ना मशवरा दे सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ जिनके हेड ऑफिस और फरारी कैंप भारत में हैं। अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो मैं आपको नाम ले देता हूँ। 50 से ज़्यादा जो बलोच लीडर जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं, में बैठे हैं, इंडियन पासपोर्ट्स हैं उनके पास। इंडिया से वो ट्रेनिंग लेते हैं, इंडिया से वो पैसे लेते हैं। पूरे का पूरा कलभूषण का नेटवर्क जो है उसके अंदर BSO के और BLA के इनके सारे बंदे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उनसे मुज़ाकरात की मुशावरत मैं नहीं दे सकता। हाँ, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो मेन स्ट्रीम ट्राइबल एल्डर्स हैं वहाँ के, उनके साथ एंगेज करना चाहिए। और जो बात ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं उनके ऊपर सबसे पहला हक जो है वो बलूचों का है, जिस तरह बाकी सूबों में है। बिल्कुल सही बात। ये उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इज हाईली क्वेश्चनेबल थिंग जो जिस पर वो एजिटेट हो रहे हैं। समझाया भी जाएगा, अगर मिल भी रहा है तो अभी नहीं बताया जाए कि हम दे रहे हैं, हम देंगे। ख्वातीन, ये जो इसको पॉलिटिकली हल किया जाए मामला है, आपने सुना, इसमें बहुत सारे नकात हैं इसमें कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, जैसे मुतालबात करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई नाम है, कोई शक्ल है, कोई दफ्तर है जिनसे डायलॉग किया जाएगी। डायलॉग तो अफराद से होता है ना, उन जो मौजूद हों। अब उन लोगों से तो डायलॉग नहीं हो सकता जो मौजूद ना हो और कहीं और बैठे हों। एक बात। दूसरी बात, इस पर कोई बहस नहीं है कि उस सूबे के तमाम वसाइल उस सूबे के अवाम ने खर्चने, लेकिन इस सवाल का भी जवाब को देने को हमें तैयार नहीं है कि वहाँ का जो सेनेटर है, वहाँ का जो मेंबर कौमी असम्बली है, जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है, बहरहाल वही लोग मुंतखब करते हैं और इक़्तिदार उन्हीं के पास है। किसी भी और दूसरे सूबे का आदमी जब से अपना 1 ईयर टूटा है, वहाँ पे ना तो गवर्नर रहा है ऐसा, ना चीफ मिनिस्टर, और 18वीं तरमीम के बाद तो ये तस्वर नहीं पैदा होता। मुझे ब्रेक पे जाना है और मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो फिर इस डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। और अब जो बात हम कर रहे हैं वो आप सबको बहुत अजीब सी लगती है कि हुकूमत के तर्जमान कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, हमारा GDP बढ़ गया है, खुशहाली आ रही है। लेकिन जब हम सौदा ख़रीदने जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, तो पता लगता है कि ऐसी वो खुशहाली अगर है तो हमारे तक नहीं आ रही। हम इस पर बात करेंगे और मैं दावत दूंगा जनाब अंजुम रशीद साहब को। अंजुम साहब, ये अफरात ज़र का जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, महंगाई आसमान पर जा रही है, तो हुकूमत तो कहती है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। देखें, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो बिल्कुल खाई में गिर रही थी, जिसकी ग्रोथ 0% थी, वो 4% पे आई है या 3.9% पे आई है। लेकिन पाकिस्तान कोई, इसकी पहले भी मैशियत जो है कोई जर्मनी या फ्रांस की मैशियत नहीं थी।
पहले भी कोई यहाँ दूध की नहरें नहीं बहती थी, पहले भी यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर थे, पहले भी पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क था जहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चा पैदा करने के दौरान औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा मरती हैं। पहले भी 45% बच्चे जो हैं वो उनकी स्टंटेड ग्रोथ थी। अब जो है कोई रेवोल्यूशन नहीं आया कि इमरान खान ने कोई ग्रोथ जो है 4% कर दिया तो रोज़गार की लहरें लग गई हैं और अफरात ज़र ख़त्म हो गया है, महंगाई ख़त्म हो गई है। सिर्फ उसने संभाला दिया है। पाकिस्तान की इकॉनमी मुसलसल ऐसी थी, लेकिन उसने एक बेहतरी की सूरत लाया है। लेकिन अभी देखें ना कि फैसलाबाद के अंदर 2000 असातिज़ा की ज़रूरत है जो भर्ती नहीं हो रहे हैं, पैसे ही नहीं है। इकॉनमी जो डेवलपमेंट बजट था उसमें कट लगा हुआ है और जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा ही नहीं हो रहा है। 4000 का रेवेन्यू इकट्ठा होता है तकरीबन, और मुल्क का जो खर्च लोन का दबाव है वो 2000 अरब रुपए कर्जे में निकल जाते हैं। 2000 अरब में फौज को भी तनख्वाह देनी है, जुडिशरी को भी तनख्वाह देनी है, ब्यूरोक्रेसी को भी देनी है, मुल्क को भी चलाना है। एक कंस्ट्रेन है, लेकिन इमरान खान ने बेहतरी लाई है और वो बेहतरी ला रहा है। और इसी और ये ठीक है, कोई इनकलाब नहीं लाया वो। जावेद इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था अंजुम साहब का। ये मैं ज़रा बात चौका हम अफरात ज़र की कर रहे हैं, महंगाई की कर रहे हैं। हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि वो टैक्स फ्री बजट लेके आएंगे। तनख्वाहदार लोग जो हैं इनको इनकी तनख्वाह में इजाफा करें, तनख्वाहदार लोगों को, मेरे और आपके नहीं, यानी जो मेरा घर में काम करने वाला ये मैं होंगे, मेरा हमसाया है, उसकी नहीं। अब देखें, कहते हैं कि चिकन में की कीमत में इजाफा हुआ, ये इनकी रिपोर्ट है। फलों की कीमत में इजाफा हुआ, आटे की कीमत में इजाफा हुआ, चीनी की कीमत में, सरसों के तेल में, गोश्त में, गुड़ में, चावल में, मिर्च पाउडर में, आलू, अंडे, आम, अदरक, आलू, गंदम, प्याज, तो ये इजाफे हो रहे हैं। खान साहब, इसमें इसके बारे में दो क्या राय कहेंगे नहीं है। दो राय नहीं है। फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन पिछले 2.5-3 साल में बहुत ज़्यादा रही है। इवन 20% पर भी फूड इन्फ्लेशन टच की है और डबल डिजिट से नीचे आए नहीं। लेकिन अब यह है कि आपकी इकॉनमी अब संभल गई है, 4% DDP जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ये 5% तक जाएंगे। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि गरीब को रिलीफ मिल गया है। गरीब के घर में आज भी गुर्बत लुड़ियाँ डाल रही है। जब वो मार्केट में कोई चीज़ लेने जाता है तो उसको आज भी महंगाई का सामना है। लेकिन इसके साथ ये चीज़ देखें, जैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से चीज़ें जब इकॉनमी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, इकॉनमी जब बेहतर हो रही होती है, इंडस्ट्री चलना शुरू हो रही होती है, तो उसके इफेक्ट भी नीचे तक आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले 2, 4, 6 महीने में जो कि फिगर्स आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है और आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन जो अगले साल की फोरकास्ट की जा रही है अराउंड 7% रहेगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन का, जिस पर मुझे इमरान खान से बहुत सख्त इख्तलाफ है, क्योंकि उनका एजेंडा था कि हमने लोगों पे काम करना है। लोगों पे काम को डांग सोटे से काम नहीं करना, उनको ट्रेन करना, उनको पढ़ाना है। यूईटी की रिपोर्ट जो अंजुम साहब आप स्कूलों की बात कर रहे थे, यूईटी की रिपोर्ट उठा के देख लें, उधर क्या हुआ है। जो आपके PhD स्कॉलर्स हैं जिनके थीसिस टेस्ट चेक होने के लिए बाहर जाते थे, आपके पास पैसे नहीं है। आपके हालात तो ये हो गए, अगर आप अपने लोगों को डेवलप नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप अपनी जनरेशन को कैसे डेवलप करेंगे। हौसला रखो, इतना बेहौसला ना हो जाए, बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। ये तो मैंने भी 6% ग्रोथ, 6% से जब तक ऊपर नहीं जाती कोई रोजगार के हालात भी बेहतर नहीं हो सकते। अभी तो 4 हुई है, वो कह रहे हैं 5 होगी, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं आने जा रहा। 2-3 बातें इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर एक आने वाली हुकूमत का क्राइटेरियन ये होता है कि उसने जो कुछ इनहेरिट किया है पिछली हुकूमत से, ना सिर्फ वो उसको बरकरार रखे बल्कि उसमें बेहतरी लाए। अगर इस मेयार से आप देखें तो सूरत हाल में अभी बहुत गुंजाइश बाकी है जो साहब को और उनके उन 200 माहिरीन को करना है जो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। जो तालीम के शोबे की बात हम कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जिस एक सूबे में 4 करोड़ पता नहीं कितने लाख रुपए की कटौती हो जाए तालीम में, तो आपको मिजाज पता चल जाएगा कि हुकूमत तालीम को फ़रोग देना चाहती है या तालीम को डिस्करेज कर रही है। इमारतें नहीं हैं स्कूल बनाने के लिए या स्कूलों के लिए, अब घरों को किराए पर लिया जा रहा है। ये क्राइटेरियन बाकी रह गए। दूसरी बात यह कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि फिरदौस अशकवान और असद उमर ने कहा था कि हालात ऐसे हैं कि चीखें निकलेंगी अभी लोगों की और चीखें निकलेंगी। मेरा ख्याल है चीखें निकलने के बाद अब सिसकियाँ आनी शुरू हो गई हैं।
तो गरीब आदमी तो उस जिन हालात में था इस हुकूमत के आने से पहले उससे ज़्यादा ज़मीन में गड़ा हुआ है। अगर ये क्राइटेरियन नहीं है किसी मुल्क की इकॉनमी को जज करने के लिए, तो फिर वो फिगर फजिंग जो है, आई थिंक दैट शुड बी द ओनली क्राइटेरियन। चाहे वो इसहाक डार साहब करें, चाहे वो शौकत तरीन साहब करें, चाहे वो असद उमर साहब करें, चाहे वो हफीज़ शेख साहब करें। तो फिगर फजिंग से अगर आपने इकॉनमी का हाल दुनिया को बताना और यकीन दिलाना है तो वो एक अलग बात है। लेकिन ग्रास रूट लेवल, जावेद आखिरी जुमला, ग्रास रूट लेवल पर गरीब आदमी की हालत बहुत बुरी है। एग्री। But that's it. That's अच्छा, that's लेकिन end of my argument. सर मैंने जो बात की है कि वो आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतरी होगी। जी, हमने भी ये कहा है। एक फिगर पे तो अपोजिशन ने भी एतराज, ये तो नहीं कहा झूठ फिगर है, गलत फिगर। कौन कहता नहीं कहा? किसने कहा? एक फिगर को नहीं कभी उन्होंने माना उनके। वो कह रहे हैं 2.9 पे, आप कह रहे हैं 4% पे है। वो कह रहे हैं नेगेटिव में थी, आपने कहा हमारी 2% है। ये उनका पॉइंट है कि किसी ने नहीं डाला यार, एट द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हो चुके हैं, डिबेट्स में भी हो चुके हैं। जरूरी नहीं है कि जावेद वो भी ठीक हो, आपने हालात को देख के फिगर जावेद, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो ये फिगर्स की आप बात करते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों की बात है, जो इक्तिसादियात के स्टूडेंट्स होते हैं या प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने PhD की होती है। अब मेरे जैसा जो आदमी है वो तो चीज़ों को देखता है बाज़ार में चीज़ों की कीमत क्या है और मेरी आमदनी कितनी है, क्या इन 3 सालों में मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और क्या इन 3 सालों में चीज़ें बेहतर हुई। मेरा तो जो तरीका है जज करने का, अंदाज़ा लगाने का या बयान देने का या तबसरा करने का, वो ये है। मुमकिन है जो बातें आपने इतनी प्यारी प्यारी साहब ने की हैं, मुमकिन ऐसा हो जाए, जब होगा तो उसका फ़ायदा मुझे भी तो होगा ना। मेरे लिए घी सस्ता हो जाएगा, गोश्त सस्ता हो जाएगा, आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी। जब सस्ती हो जाएगी तो मैं अपने साथ सोचूंगा भी वोट भी शायद उसी जमात को दिया जाए जिसने महंगाई को ख़त्म किया। मेरे ख्याल है मुझे जाते मैं ब्रेक पे चला जाऊँ, फिर आके प्रोग्राम को मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन, और अब बात करेंगे हम अपने हवाले से, चारों के चारों जो यहाँ बैठे हैं ये, और हमारी जो बरादरी पूरे पाकिस्तान में है उसके हवाले से, और शेख रशीद साहब ने इस बरादरी के साथ जो वाक़या एक हुआ है उसके बारे में कुछ कहा है, उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी पर हमले में मुलव्वस एक मुलज़म की शनाख्त के करीब हैं। उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है और उस वाक़े में कुछ लोग मुलव्वस हैं और उन मुलव्वस अफराद में से एक मुलज़म की शनाख्त कर ली गई। ये अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि जो ऐसा करता है उसको पकड़े, और हम ये भी तवक्को करते हैं कि उसके रद्द-ए-अमल में हम भी अपने रवैये में ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे लोगों को दुख पहुँचे। उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट्स कल तक शनाख्त हो जाएंगे और आइंदा चंद रोज़ में मुलज़मान को गिरफ़्तार न कर सके तो फिर अखबार में इश्तिहार देंगे ताकि आप उनको शनाख्त करें और पकड़ें। ठीक है। एक बात और, शेख साहब ऐसी बात करने के साथ एक दफ़ा ज़रूर PDM से बात करते हैं। शेख साहब ने कहा है, मैं कहता था मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग शीन निकलेगी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। पता नहीं मुस्लिम लीग नून से शीन कहाँ निकली है, कौन सा उन्होंने अपना अनाउंसमेंट की अहदेदारों की, कौन सा उन्होंने अलग मीटिंग कर ली है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है नहीं। और पता देखने में ये आ रहा है कि PTI के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं। अभी तो कश्मीर के इलेक्शन के बारे में भी नज़र आ रहा है तो लोग एहतजाज कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, और जो तरीन साहब हैं PTI का अगर T निकाल दिया जाए तो फिर PI रह जाएगी ना। अभी ऐसा अलहदगी मैंने नून शीन में नहीं देखी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हों, इकट्ठे हुए हैं, खाना इकट्ठा खा लिया 2 जोड़ों ने, नहीं। लेकिन PTI में से T के खाने आप लोगों ने भी देखे घर में। और एक बात उन्होंने कहा कि अब PDM में सिर्फ 4 पार्टियाँ रहेगी। मुझे बहुत अफसोस होता है कि शेख रशीद जैसा माहिर आदमी, सियासतदान, पॉलिटिकल वर्कर, स्टूडेंट लीडर रहा, सब कुछ जानते हुए मैं हैरान हूँ कि उसको ना BNP नज़र आती है मैंगल की, ना जमीयत अहले हदीस नज़र आती है, ना JUP नज़र आती है, ना उसको बिजनजो की पार्टी नज़र आती है, ना उसको पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी नज़र आती है, ना उसको कौमी वतन पार्टी नज़र आती है। PDM में ये अफसोस की बात है। इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना बयान ना दिया करें, जो भी हकीकत है वो बताएं। ठीक है, पीपल्स पार्टी और ANP नहीं, सब दुनिया जानती है, लेकिन ये कहना है कि 2 पार्टियाँ रह गई हैं, तो क्या आप जो इलाकाई जमातें हैं उनको तस्लीम नहीं करते, उनकी पोजीशन को नहीं मानते, उनकी हकीकत को नहीं मानते? ये रवैया ठीक नहीं है। बखर साहब आप बात कीजिएगा, अब इस पर क्या है? देखिए, 2-3 बातें इस हवाले से अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये है कि ये असद तूर वाला जो वाक़या है,
इसको किसी तरीके से भी आप इंडोर्स नहीं कर सकते। इसको कंडेम करने के सिवा मेरा नहीं ख्याल कि किसी ज़ी शऊर शख्स के पास और कोई ऑप्शन है। ये कौन करता है, कैसे करता है, ये भी हम सबको पता है, हम कह पाएँ या ना कह पाएँ। लेकिन मेरी रिजर्वेशंस हैं जो गुफ्तगू हामिद मीर ने की, उसकी भी एक लाइन, एक रेड लाइन होती है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने क्रॉस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रेस को स्नब करने की, प्रेस को हशअप करने की कोशिश की जा रही है, तारीख़ में इसकी हालें मौजूद हैं। शुरू हो जाएँ आप अयूब खान के दौर से प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डिनेंस, जिसको ड्रैकोनियन लॉज कहा गया, वो भी गया। उसके बाद SHO को इख्तियार दे दिया गया कि किसी भी सहाफ़ी को बग़ैर वजह बताए आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सहाफ़ियों को सरेआम कोड़े भी पड़े, वो भी आपने देखा। और अब जिस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं, अगर आपने ऑर्डिनेंस का टेक्स्ट पढ़ा है जो कि हमने चारों ने एक साथ पढ़ा था, उसके बाद अगर आप ये कहें कि ये हुकूमत प्रेस फ्रीडम पर और फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर यकीन रखती है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आप शायद कह सकते होंगे, लेकिन एक हवाला मैं ये देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये कवानीन बनाए थे वो तो नहीं रहे, मगर सहाफ़त अपनी जगह मौजूद है। तो कल भी मैंने अर्ज़ की थी, आज भी कह रहा हूँ कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे जो हम पे गुजरती है। अच्छा, मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के बग़ैर ना माशी तौर पर, ना समाजी तौर पर और ना ही तालीमी तौर पर तरक्की कर सकता है। जो आज़ादी सहाफ़त है वो शफाफियत के लिए ज़रूरी है, शफाफियत लाती है, वो मेरिट लाती है, वो कानून की बालादस्ती लाती है, वो इंसाफ लाती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के लिए, बिज़नेस के लिए, तालीम के लिए लाजमी है। अगर ये ना हो तो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। तो ये लोग जो जर्नलिस्टों पे तशद्दुद करते हैं, और देखें तशद्दुद असद तूर पे नहीं हुआ, तशद्दुद अबसार आलम पर भी हुआ है, तशद्दुद मतीउल्लाह जान पे भी हुआ है, तशद्दुद और भी बेशुमार लोगों पे हुआ है। हामिद मीर का आपने जिक्र किया, उसको भी गोलियां लगी हैं और सलीम शहजाद भी हलाक हुआ है। ये जो वाक़यात हैं ये पाकिस्तान को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हैं। ये मेरे बच्चों के लिए भी ज़हर कातिल हैं। ये पाबंदियाँ आज़ादी सहाफ़त की ये मेरे पाकिस्तान को भी बर्बाद करेंगी। लेकिन ये जो अब पाबंदियाँ जो ये तशद्दुद कर रहे हैं, इनके बच्चों को भी बर्बाद करेंगी, इनके लिए भी पाकिस्तान को मुश्किल बना देंगी, इनके लिए भी पाकिस्तान को पसमानदा पहले है ये और पसमानदा बना देंगी। तो अर्ज़ यह है कि जो इस मुल्क से कोई भी मोहब्बत रखता है, अगर वो देखना चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो ये तशद्दुद बंद किया जाए जर्नलिस्टों पे। वरना पाकिस्तान के अंदर जो अभी माशी बदहाली है जिसका अभी मातम कर रहे थे, इसमें और इजाफा आएगा, इसमें गुर्बत में भी इजाफा आएगा, इसमें तालीम भी और भी गिरेगी। हम बात यह है खान साहब के आज़ादी राय का हक हर एक को हासिल है और ना इसको कोई माजी में रोक सका है, ना अब रोकेगा, ना कभी रुक सकेगी। चाहे जो मर्जी कानून आ जाए, जितनी मर्जी ताकतें आ जाएं, इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सहाफ़ियों को भी जो आज़ादी इल्ज़ाम का हम हक रखते हैं वो नहीं लगाना चाहिए जब तक हम तहकीक ना कर लें, जब तक हमारे पास सबूत ना हो, तो हमें किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं चलना चाहिए। क्यों कि जो मुल्क होते हैं या अदारे होते हैं किसी सिस्टम के तहत चलते हैं, अदारे भी किसी इंसाफ के लिए चलते हैं। जब तक इंसाफ नहीं होगा मामला सीधे नहीं होंगे। अगर किसी को किसी से इख्तलाफ है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं, उन अदारों से रुजू करना चाहिए। लेकिन जुल्म, तशद्दुद, मारपीट, कत्लो गारत करके किसी की आवाज़ को ना आप दबा सकते हैं और ना किसी के शोज को बंद करके आप खल्क की आवाज को बंद कर सकते हैं। लेकिन जो बुखारी साहब ने बात की है, किसी को भी हक हासिल नहीं है कि रेड लाइन क्रॉस करें। मुझे सिर्फ देखें, आज हम भी अपने शोज में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें किसी तरीके से किसी इखलाकियात के दायरे में रह के अगर सहाफत वही अच्छी है जो इखलाक के दायरे में दे दें आप कि अगर कोई शख्स झूठा, गलत, बहतान इल्ज़ाम लगाए तो उसके लिए कानून मौजूद है। उसको अदालत, मेरी बात पूरी अदालत में ले जाकर सजा दी जाए, उसके ऊपर जो है वो जो भी सजा है मुकदमा चलाया जाए। लेकिन तशद्दुद कोई हल नहीं है। बात तशद्दुद अगर जो है ना, हम ये लाकानूनियत है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पे सबसे पहले हमारे पे जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई बात करें, अपने मुंह से जो अल्फाज निकालें सोच समझ के निकालें। क्यों कि आपको पूरी दुनिया देख रही है।
इसलिए जरूरी बन जाता है सबसे पहले हम अपना एहतसाब या हम अपने आप को कंट्रोल खुद करें, उसके बाद बाकी चीजें हों। जो महज़िब दुनिया में तरीका है, आप कमीशन बनाएं जिसमें मुल्क के नुमाइंदा लोग और दानिश्वर और अक्लमंद लोग बैठे फैसला करें और स्पेशल अदालतें भी बनाएं। यार जो लेकिन कानून के प्रेस तहत काउंसिल्स का जो कॉन्सेप्ट है, तशद्दुद ना करें आप। बरतानिया में सेंट्रल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यस, वो जो फैसला कर दे उसमें अखबार के नुमाइंदे भी हैं, उसमें मालकान के नुमाइंदे भी हैं, उसमें जर्नलिस्टों के नुमाइंदे भी हैं। इंसानी हकूक के नुमाइंदे भी हैं। मगर जो फैसला वो एक दफा कर दे, जिस जर्नलिस्ट को उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पूरे बरतानिया में उसको कोई अदारा नौकरी मेरा ख्याल है कि मैं ब्रेक भी चला जाऊं क्योंकि वक्त ख़त्म होता जा रहा है और सोशल मीडिया के कायदे ज़वाबत की भी हमने बात की है कि उनको भी सामने रखना चाहिए। ख़वातीन हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बल्कि मैं ख़वातीन हज़रात अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन होने हैं और जो मुद्दत है असम्बली की 29 जुलाई तक है, उसके बाद इलेक्शन लाजमी है। तजवीज़ ये आ रही है कि इलेक्शन को 2 महीने के लिए मुलतवी कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी अड़ गई है, पीपल्स पार्टी कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है। जी बुखारी साहब। देखिए, सूरत हाल ये है कि थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जब इंतखाब हुए थे तो कोरोना अपने अरूज पर था। उसके बाद 10 बाई इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कराची का बाई इलेक्शन जो है द लेटेस्ट है 249 NA 249 में। तो सबसे बड़ा जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर ये सारे इंतखाबात हो सकते हैं इन तमाम तरक बातों के बावजूद, तो यहाँ कराने में क्या ख़राबी है। और साथ साथ उनका ये आर्गूमेंट है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी हमारे बंदे तोड़े, नून लीग के बंदे तोड़े, उनको इलेक्टेबल्स बना के अपनी पार्टी में शामिल किया और वहाँ के इलेक्शन जीते। वो कहते हैं कि आपको ये टाइम दरकार है क्योंकि आप यही अमल दोहराना चाहते हैं। ये उनका आर्गूमेंट है। मेरे ख्याल से ये फ़ैसला जो है ना तो सेंटर कर सकता है ना कोई और सूबा कर सकता है। ये फ़ैसला या इलेक्शन कमीशन कर सकता है और या वहाँ का हाउस जो ईवान है, वहाँ की जो असम्बली है वो कर सकती है। आज़ाद कश्मीर में असम्बली भी है, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। तो ये फ़ैसला मेरे ख्याल से उनकी सवाबदीद पर छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पर बैठ के सूरत हाल का इदराक किए बगैर फ़ैसले करें। कोरोना की सूरत हाल वहाँ इतनी खौफनाक नहीं है जितनी पाकिस्तान के दीगर इलाकों में है। मौसम वहाँ इंतहाई खुशगवार है, मौसम की डेवस्टेशन भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर बिला वजह ये पंगा लेना कि जी 2 महीने के लिए मुलतवी कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बुखारी साहब, बात पता क्या, जो आज़ाद कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब तक बॉर्डर पे सिचुएशन ख़राब है तब आप इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि ये NCOC का तो चक्कर ही नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है हमारे साथ, वो जो मर्जी कहता रहे। हमारा ताल्लुक या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ताल्लुक है या हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताल्लुक है। और दोनों सूरतों में ना हालात बॉर्डर पे ऐसे हैं कि हम इलेक्शन मुलतवी करें, और अगर वर्स्ट कम सिनेरियो में हम कोरोना को भी देख लें तो कोरोना की भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। फ्रैंकली उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उधर का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कहता है कि किसी सूरत में भी हम इलेक्शन के डिले को कबूल नहीं करेंगे। जो टाइम पे इलेक्शन है वो हम टाइम पे ही होना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने किसी और ऑब्जेक्टिव के तहत करना चाहती है तो हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जैसे माजी में आप लोग इलेक्टेबल सिलेक्ट कर रहे थे, अब भी अगर आप इलेक्टेबल सिलेक्ट करके इधर इन्फोर्स करना चाहते हो और अपनी पसंदीदा असम्बली बनाना चाहते हो तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो इसलिए हमारा प्राइम कंसर्न, देखें ना, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इट इज़ नॉट जस्ट वन प्रोविंस, इट इज़ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसको आज हम नहीं, इंडिया भी वॉच कर रहा होगा, पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया देख रही होगी। हमें बड़ी जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए, बड़ी सेंसिबली इस पर बात करनी चाहिए और सेंसिबली चलना चाहिए जो आइन और उधर के अवाम की राय के एन मुताबिक हो। जावेद भाई, आपने जिस प्यार से कहा ना कि बड़ी सेंसिटिव मामला होता है, काश हम इतने अक्लमंद हों अच्छा भाई, और इन चीज़ों को समझने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ जी यार, बात यह है कि जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन वो जीतता है जिसकी विफाक में हुकूमत होती है।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वहाँ के आम आदमी एक कॉमनर को भी पता है कि विफाक से अगर वहाँ पर सड़कों के मसाइल हैं, स्कूलों के मसाइल हैं, अस्पतालों के मसाइल हैं, लाइट के मसाइल हैं, तो ये विफाक ने हल करने होते हैं, विफाक की तरफ से फंड आने होते हैं, तो वो लोग खुद ही फैसला करते हैं कि अपने मसाइल हल करने के लिए हम विफाक की पार्टी को वोट दें। तो इसलिए इमरान खान का जीतना वहाँ को बहुत बड़ा सवालिया नहीं है। हमेशा पीपल्स पार्टी के ज़माने में पीपल्स पार्टी जीती थी, नवाज लीग के ज़माने नवाज लीग जीता था, जनरल ज़िया के ज़माने में जनरल ज़िया जीते थे। लेकिन अगर कोरोना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लेकिन कोरोना एक वाकई अगर वहाँ पर है तो इट्स अ वेरी सीरियस, कि वहाँ मैयतें उठाने की बजाय कोरोना एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस कौम के लिए। और इलेक्शन के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, लाइनों में लगते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर दो महीने डिले होता है तो कोई इनकलाब नहीं आने वाला। बाकी सूबों में अपने बाय इलेक्शन कराए ना, इसी कोरोना के टाइम में कराए ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वहाँ इलेक्शन हमेशा वही जीतता है आज तक जिसने विफाक। ये मैं इसी को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर ये बात ठीक होती तो फिर ये जो 11 इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए थे, ये तो सारे सिटिंग गवर्नमेंट को जीतना चाहिए था ना। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, एक इलेक्शन नहीं जीता उन्होंने। कराची में यानी बाई इलेक्शन हुआ, वो तो छोड़ दें आप, जो केपीके में इलेक्शन हुआ वहाँ की सीट देख लें, सिटिंग गवर्नमेंट आ रही है। तो ये क्राइटेरियन अब खत्म हो गया, ये अब बुखारी साहब आपको पता है, एक मिनट, कि जो पीटीआई के परवेज खटक के भाई थे वो ऐसे इख्तिलाफात होते हैं। देखो इलेक्शन में डायनामिक्स होती हैं, ये जिसकी एक आपकी निशानदी कर रहे हो ना कि दो भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ की वजह से पीटीआई हार गई, तो नहीं सुनो ना, कोई बात वहाँ सिटिंग गवर्नमेंट जीतेगी ना, जो वहाँ पीटीआई की हुकूमत तो नहीं है। नहीं देखिए, अगर उधर की सिटिंग असेंबली इलेक्शन टाइम पे चाहती है तो आपका पॉइंट वैलिड नहीं। मैं जरा बात को आगे जाना चाह रहा हूँ। सिंपल सी बात है जी, अंजम का ये ख्याल है कि ये जीत पीटीआई की किस्मत में लिखी हुई है। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन को जो शेड्यूल है उसके मुताबिक कराया जाए, पीटीआई जीते, बदमज़गी ना पैदा करें, खिंचाव ना पैदा करें कश्मीर के अंदर। लोगों को मौका मत दें कि कश्मीर के मामलात में वफाक क्या कर रहा है और वफाक की हुकूमत क्या कर रही है, फिर एजेंसियों का नाम आएगा, फिर उन ताकतों का नाम आएगा, खुफिया अदारों का नाम आएगा। तो मैं समझता हूँ इस मजाक से बचने के लिए, इस उलझाव से बचने के लिए जो वक्त का तयन है, इलेक्शन कराओ। अगर इलेक्शन हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, और भी आखिरी जो इलेक्शन हुआ है सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, वो भी तो हुआ ना वहाँ। और बड़े मज़े की बात है कि सिंध में कोरोना गालिबन दूसरे सूबों के मुकाबले में ज़्यादा था जिस वक्त वो इलेक्शन हो रहा था। हमारे यहाँ पे खुशाब में इलेक्शन हुआ ही नहीं हुआ, वो भी कोरोना के दौरान हुआ है। तो मैं इस कोरोना का सहारा लेके 2 महीने के लिए, ये क्या बात है जी कि 2 महीने में कोरोना वहाँ ख़त्म हो जाएगा? क्या वहाँ पे वैक्सीनेशन हर घर में लग रही है? क्या वहाँ पे रिपोर्ट है? तो मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो फैसले हैं हमें करने चाहिए, और यही आपके लिए बेहतर है, हुक्मरानों के लिए ये बेहतर है, दूसरी सियासी जमातों के लिए। ख्वाजात, आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।